नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में नीतीश कुमार तो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और साथ ही बताएंगे आज नीतीश कुमार के कैबिनेट में किस किस को मिलने वाला है मौका। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार में आज नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की लेंगे शपथ और उनके साथ आज 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू से विजेंद्र यादव और स्पीकर रहे विजय चौधरी का मंत्री बनना तय है। विजय चौधरी के मंत्री बनने से स्पीकर का पद बीजेपी कोटे में जा सकता है। इसके अलावा वीआईपी से मुकेश सहनी, हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी मंत्री बन सकते हैं। संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, पूरी बिहार कैबिनेट को लेकर फिलहाल क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो खबरें आ रही है उसमें ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 13 मंत्री शपथ ले सकते हैं और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो विजय चौधरी का है, क्योंकि विजय चौधरी स्पीकर रहे हैं, नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद रहे हैं। और जिस तरह स्पीकर पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान की खबरें आ रही थी, तो अब विजय चौधरी यदि मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो ये संभव है कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास जा रहा होगा, क्योंकि जेडीयू से यदि स्पीकर होता तो विजय चौधरी के अलावा दूसरा कोई नाम ऐसा नहीं है नीतीश कुमार के पास। सबसे भरोसेमंद नाम यदि कोई है तो विजय चौधरी है। और यदि विजय चौधरी स्पीकर बन रहे हैं तो संभव है कि बीजेपी कोटे के पास स्पीकर का पद जा रहा हो। नीतीश, ये बताइए कि सबसे बड़ी खबर है डिप्टी सीएम को लेकर क्या सस्पेंस कुछ खत्म हुआ, कुछ कमी आई? नीतीश, डिप्टी सीएम को लेकर क्या खबर है? देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर कल से जो चर्चाएं चल रही हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये इन दो नामों की चर्चा चल रही है। कल देर रात तारकिशोर प्रसाद मुख्यमंत्री आवास गए थे, उनके साथ भूपेंद्र यादव थे, देवेंद्र फडणवीस थे, संजय जायसवाल थे। तो इन तमाम बड़े नेताओं के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली, मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा हुई। तो उसके बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तारकिशोर प्रसाद के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि उनका डिप्टी सीएम बनना तय है। रेणु देवी भी हो सकती हैं। आप नजर बनाए रखिए नीतीश, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसे आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है और डिप्टी सीएम पर खींचतान के बाद आज नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हालांकि इस बार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के लिए सीएम का ये कार्यकाल पहले से ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने एनडीए को तो बहुमत दिया है, लेकिन नीतीश और उनकी पार्टी को आशीर्वाद देने में कंजूसी की है। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें मुझे फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। मुझको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। पटना में एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगी, लेकिन इसी बैठक में चौंकाने वाला फैसला डिप्टी सीएम को लेकर हुआ। सुशील मोदी की जगह बीजेपी की तरफ से 2 नए नाम डिप्टी सीएम पद के लिए सामने आए हैं। कटिहार से बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से बीजेपी विधायक रेणु देवी इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं। बीजेपी विधानमंडल के नेता के तौर पर तारकिशोर प्रसाद और विधानमंडल की उपनेता रेणु देवी को चुना गया। तारकिशोर प्रसाद लगातार 4 बार से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। तारकिशोर प्रसाद आरएसएस से जुड़े रहे हैं और एबीवीपी में भी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया से 4 बार की विधायक हैं। नोनिया समाज से आने वाली रेणु देवी नीतीश मंत्रिमंडल में भी रही हैं। अभी डिप्टी सीएम में कौन होंगे, उसका क्या स्वरूप होगा, यह बहुत अभी नेतृत्व ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन मैं विधानमंडल भाजपा विधानमंडल दल का विधायक ये नेता चुना गया हूँ, ये अभी तक स्पष्ट है। तो एक औपचारिकता ही होती है, जो बीजेपी बिहार विधानमंडल दल का नेता चुना जाए वो तो डिप्टी सीएम बनता रहा है पहले। हाँ ठीक है, अगर उस परंपरा को दल ने आगे किया तो हम उस फ्रेम में दिख सकते हैं। मैं अभी आपको बधाई तो नहीं लूंगी, क्योंकि मैं उपनेता का बधाई ले सकती हूँ,
लेकिन डिप्टी सीएम का जब तक लेटर नहीं आएगा, जब तक कोई फोन नहीं आएगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। डिप्टी सीएम के बाद अगला सस्पेंस स्पीकर को लेकर भी रहा। नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार को स्पीकर बनाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी खुद ये पद रखना चाहती है। रविवार शाम को पटना में नए मंत्रिमंडल को लेकर भी करीब 2.5 घंटे की मैराथन बैठक हुई, लेकिन मंत्रियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। बिहार सरकार में राम लक्ष्मण की जोड़ी के नाम से मशहूर नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी टूट गई है। और एनडीए की बैठक में यह तय हो गया है कि सुशील मोदी अब बिहार के डिप्टी सीएम नहीं होंगे। सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने ऐसा खेल हुआ कि नीतीश कुमार के यस मैन सुशील मोदी का पत्ता साफ हो गया। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा कि नहीं, जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे आपको समय पर जानकारी दे दी। डिप्टी सीएम का पद छीना तो सुशील मोदी का दर्द सामने आ गया। सोशल मीडिया पर सुशील मोदी ने कुछ इस अंदाज में अपना दर्द साझा किया। बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को सेंटर में कोई मंत्री पद दिया जा सकता है। नीतीश कुमार की साथ ही ताजपोशी की तैयारियों के बीच आरजेडी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। पार्टी के नेता शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन की हार के लिए सीधे कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि राहुल और प्रियंका जिस तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं, उससे बीजेपी को ही फायदा मिल रहा है। आरजेडी के अंदर दबी जुबान में तो इस तरह की बातें चल रही थीं, लेकिन शिवानंद तिवारी ने पहली बार खुलकर कांग्रेस और राहुल पर हार के लिए हमला बोला। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं, उसके पीछे है वो आंकड़ा जिससे पता चलता है कि महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीट देना आरजेडी को काफी महंगा पड़ गया। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 27% स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 19 सीट जीत सकी, जबकि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़कर और 52% के स्ट्राइक रेट से 75 सीटें जीती। कांग्रेस से बेहतर स्ट्राइक रेट लेफ्ट पार्टियों का रहा, जिन्होंने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 55% स्ट्राइक रेट के साथ 16 सीटों पर जीत हासिल की। शिवानंद तिवारी का कहना है कि कांग्रेस की कोशिश सिर्फ ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की होती है, ज्यादा सीटों पर जीत की नहीं। सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें। अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। शिवानंद तिवारी ने जिस अंदाज में कांग्रेस पर अटैक किया, उससे राहुल और प्रियंका को मिर्ची लगने वाली है। महाराष्ट्र में आज से सभी धार्मिक स्थलों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं और कोरोना की वजह से करीब 8 महीनों से चला आ रहा भक्तों का ये वनवास खत्म हो गया। महाराष्ट्र में साधु संतों का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। लोगों की धार्मिक भावनाओं के आगे झुकते हुए उद्धव सरकार ने आज से महाराष्ट्र में भक्तों के लिए सभी धार्मिक स्थलों के द्वार खोल दिए। कोरोना के चलते पिछले 8 महीनों से धार्मिक स्थलों के द्वार भक्तों के लिए बंद थे। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने का आंदोलन शिरडी के साईं मंदिर से शुरू हुआ था, लेकिन इसी महीने उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर में साधु संतों का जो आंदोलन हुआ, उसका असर ये हुआ कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला करना पड़ा। दिवाली में ही पाड़वा के दिन मंदिर खोलने की सद्बुद्धि मुख्यमंत्री जी को मिली और उन्होंने यह निर्णय घोषित किया। आज हिंदुत्व का विजय हुआ और सरकार के अहंकार का पराजय हुआ।
मंदिर खुलने के ऐलान के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों के लिए आज खास पूजा का कार्यक्रम है, जिसमें सिर्फ 1000 श्रद्धालुओं को शामिल होने की इजाजत है। इसके अलावा शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। वहीं आधी रात को माहिम दरगाह के दरवाजे खुलने पर अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा मुंबई के हाजी अली दरगाह में भी सैनिटाइजेशन का काम पूरा किया गया। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों में एंट्री के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सभी भक्तों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। प्रवेश के समय श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सामूहिक पूजा अर्चना पर रोक होगी। मूर्ति और धर्म ग्रंथ को छूने की अनुमति नहीं दी गई है। पूजा इबादत के लिए अपने आसन या मैट लाने होंगे। 24 मार्च को लॉकडाउन के बाद से ही महाराष्ट्र में सभी धार्मिक स्थल बंद थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और केदारनाथ के कपाट अब अगले साल अक्षय तृतीया को खुलेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए। हल्की बर्फबारी के बीच तड़के मंदिर पहुंचने के बाद सीएम योगी ने बाबा केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। आरती हुई और फिर सुबह 8:30 बजे पारंपरिक तरीके से मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। सीएम योगी कल भी शाम करीब 4:15 बजे बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे थे। कल शाम भी योगी आदित्यनाथ भगवान केदारनाथ की आरती में शामिल हुए थे। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत झूमते नजर आए। बाबा केदारनाथ के कपाट अब अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे। दिल्ली में कोरोना को लेकर इमरजेंसी जैसे हालात हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद डीआरडीओ अस्पताल में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस भीड़ को देखकर लगता है कि दिल्ली में लोगों के दिलों से कोरोना का डर पूरी तरह खत्म हो गया है। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे थे। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा डराने वाली है। दिल्ली में कोरोना को लेकर ऐसी इमरजेंसी पहले नहीं हुई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह को सामने आना पड़ा। कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। इस मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में पिछले कई दिनों से हर रोज 7 से 8 हजार के बीच कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं और कोरोना से हर रोज करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि रविवार को दिल्ली में 3235 नए केस सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। प्रदूषण ने कोरोना को और मजबूत कर दिया है। दिल्ली में एक्टिव केस की बात करें तो 13 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 21,490 थे। 13 नवंबर तक यानी एक महीने के दौरान ये आंकड़ा 2 गुना यानी 44,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। आईसीयू में जगह नहीं है। यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने का ऐलान हुआ। दिल्ली के डीआरडीओ अस्पताल में 750 आईसीयू बेड बढ़ाने का ऐलान हुआ। कोरोना टेस्टिंग को 1 लाख से 1.25 लाख किया गया है। लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर समझ लीजिए कि दिसंबर हम सब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। कह सकते हैं कि कोरोना का तीसरा बवंडर आने वाला है। खबर है कि गृह मंत्रालय दिल्ली में कुछ और पाबंदियां तक लगाने पर विचार कर रहा है। कानपुर में कल मामूली विवाद को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प हो गई और हिंसा इतनी बड़ी कि एक समूह के लोगों ने दूसरे समूह के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस पर लोगों का यह गुस्सा उस हिंसा के बाद निकला है जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई और वो भी बेहद मामूली से विवाद पर।
कानपुर के चकेरी थाना इलाके में रविवार रात पिंटू नाम के युवक का सड़क पर पड़े पानी के पाउच पर पैर पड़ गया, जिससे पानी की कुछ बूंदें वहां खड़े अमान और उसके साथियों पर पड़ गई। बस फिर क्या था, इन दोनों के बीच में बहस होने लगी। बहस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने पिंटू की जमकर पिटाई कर दी। पिंटू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर दिल्ली से है, जहां एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि लड़की ने फेसबुक पर हिंदू बनकर दोस्ती की और फिर लड़के पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। दिल्ली के प्रेमनगर थाने में अनोखे प्रेम का मामला सामने आया है। एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक लड़की ने हिंदू बनकर फेसबुक पर उससे दोस्ती की और बाद में उसे न सिर्फ इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाया, बल्कि उससे एक्सटॉर्शन भी किया। आरोप ये है कि साल 2019 में इस शख्स को उस लड़की ने अपने गांव यूपी के गोंडा में बुलाया अपनी सास के साथ, और वहां पर लड़के और उसकी मां को बंधक बना लिया। उन्हें एक्सटॉर्शन उनके साथ किया, उनसे 80,000 रुपए मांगे और हर महीने का खर्चा भी मांगा। 2018 में फेसबुक पर हिंदू लड़के की दोस्ती एक लड़की से हुई। लड़की ने तब अपनी पहचान और नाम हिंदू बताया। दोस्ती प्यार में बदली और बात शादी तक पहुंच गई। शादी से पहले लड़की ने बताया कि वो मुस्लिम है और हिंदू बनकर उससे शादी करना चाहती है। दोनों की शादी के बाद 1 साल की बेटी भी है। इनके रिश्ते में अप्रैल 2019 में तब ट्विस्ट आया जब लड़की अपने घर यूपी के गोंडा गई और वापस नहीं लौटी। बाद में लड़की ने पति को गोंडा बुलाया। लड़का अपनी मां के साथ गोंडा पहुंचा तो आरोप है कि लड़की के घर वालों ने दोनों को बंधक बना लिया। उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, इनसे 80,000 रुपए और हर महीने के खर्चे की भी मांग की गई। महाराष्ट्र से एक बेहद ही दर्दनाक हत्या की खबर आई। एक शख्स ने लिव इन पार्टनर के साथ बहुत ही दरिंदगी की। प्रेमिका को एसिड और पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। महाराष्ट्र के बीड जिले में दिवाली के दिन प्रेमी अविनाश ने अपनी ही प्रेमिका और लिव इन में रह रही सावित्री को एसिड और पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की कोशिश की। फिर उसे वहीं सड़क किनारे तड़पता छोड़कर भाग गया। करीब 12 घंटे बाद पुलिस ने सावित्री को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन कल उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी अविनाश को बीड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एसिड और पेट्रोल से जानलेवा हमला किया था। उसमें वो इंजर्ड हो गई थी। सिविल हॉस्पिटल में उसके ऊपर उपचार चालू था। उपचार चालू होते समय वो आज सुबह उसका देहांत हो गया। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए केदारनाथ धाम की भारी बर्फबारी की अद्भुत तस्वीरें।